अमित शाह भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में 2258 दिन पूरे कर चुके हैं और उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में उन्होंने कहा कि 2014 से 2026 तक का 12 साल का दौर भारत की आंतरिक सुरक्षा का स्वर्णिम युग कहलाएगा। लेकिन कोई नेता पूरी तरह राजनीतिक बर्बादी और निर्वासन से लौटकर देश की सुरक्षा व्यवस्था पर इतना मजबूत नियंत्रण कैसे स्थापित करता है? इसका जवाब सुर्खियों से आगे जाकर उस मानसिकता में छिपा है जो दशकों की कठोर अनुशासन से बनी। सत्ता के गलियारों तक पहुंचने से बहुत पहले वो गुजरात के एक शांत गांव का अनुशासित 4 साल का बच्चा था। जब बाकी लोग सोते थे, तब वो रोज सुबह 4 बजे उठकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता था। व्यापारी परिवार में जन्म लेने के बावजूद उसने पारिवारिक व्यवसाय का रास्ता नहीं चुना। 16 साल की उम्र में उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन किया और एक बेहद अनुशासित वैचारिक संगठन में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। 1982 में उसकी मुलाकात एक युवा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी से हुई। यही मुलाकात एक ऐसी रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत बनी जिसने आगे चलकर भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। अब कहानी पहुंचती है साल 2000 पर। शाह की उम्र 36 साल थी और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे में डूबा हुआ था। उनके नेतृत्व में सिर्फ 1 साल के अंदर घाटा मुनाफे में बदल गया और बैंक ने 10% डिविडेंड तक दिया। यहीं से उनकी सबसे बड़ी कार्यशैली सामने आई। किसी भी टूटती हुई व्यवस्था में जाकर सख्त अनुशासन लागू करना और उसे लाभदायक बना देना। बाद में उन्होंने यही तरीका गुजरात के गृह मंत्री के रूप में अपनाया। 2010 में कहानी अचानक बदल जाती है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में उनका नाम आता है। उन्हें सभी मंत्री पदों से इस्तीफा देना पड़ता है, 3 महीने जेल में बिताने पड़ते हैं और 2 साल के लिए गुजरात से बाहर रहने का आदेश मिलता है। अधिकांश नेताओं के लिए यही कहानी खत्म हो जाती। लेकिन 2014 में उनकी वापसी ने राजनीति का नक्शा बदल दिया। उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने पार्टी को 80 में से 73 सीटें दिलाईं। 2015 में विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया और रिकॉर्ड पर कहा कि मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित था। ये निर्वासन का दौर उन्हें ऐसा नेता बना चुका था जो बाहरी दबाव से पूरी तरह अप्रभावित था। यहीं से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता तैयार हुआ। 2019 में उन्होंने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में शपथ ली और अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना शुरू किया। उनका पहला बड़ा कदम था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। बेहद गोपनीय तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने की पूरी रणनीति लागू की। इसके बाद निशाने पर आया रेड कॉरिडोर, 180 जिलों का वो इलाका जो माओवादी हिंसा से प्रभावित था। सुरक्षा अभियानों के बाद ये क्षेत्र घटकर सिर्फ 6 जिलों तक सीमित रह गया। इसका असर जमीन पर भी दिखा। 11,000 से ज्यादा उग्रवादी युवाओं ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की। साथ ही उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्थानीय माफिया नेटवर्क तोड़ने की ताकत दी और अंग्रेजों के दौर के पुराने कानूनों की जगह नई आपराधिक न्याय व्यवस्था लागू की। इन बदलावों ने भारत की आंतरिक स्थिरता का स्तर पहले से कहीं ऊपर पहुंचा दिया और ऐसी केंद्रीकृत शक्ति बनाई जिसे पिछली सरकारें लगभग असंभव मानती थीं। लेकिन राजनीति की बिसात कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। अब उनका ध्यान मिशन साउथ 2026 पर है। अंडमान द्वीप समूह को दक्षिणी विस्तार का रणनीतिक केंद्र बनाया जा रहा है। इस अभियान के मुख्य लक्ष्य हैं तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल। ये वे राज्य हैं जहां पार्टी कभी सत्ता में नहीं आई। इस रणनीति का उद्देश्य 2029 के राष्ट्रीय चुनावों से पहले इन राज्यों में मजबूत संगठनात्मक जड़ें तैयार करना है। आज वो सत्ता के गलियारों में एक निर्विवाद रणनीतिकार और सख्त प्रशासक के रूप में चलते हैं। वो मीडिया से कम बोलते हैं और अक्सर अपने कदमों का असर विरोधियों को तब समझ आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक अनुशासित बच्चे से लेकर आधुनिक भारत की सुरक्षा व्यवस्था के प्रमुख वास्तुकार बनने तक उनकी विरासत अभी भी लिखी जा रही है।